व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल रणदीप में स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे संविधान की विशेषताएं से रिलेटेड। तो इसमें जो हम लोग चर्चा करेंगे सिर्फ अति महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी वैसे प्रश्न जो एग्जाम में ऑप्शन के साथ में अगर दे दिया जाए तो ऑप्शन को पढ़ने के बाद काफ़ी कन्फ्यूजन होता है और उस कन्फ्यूजन के कारण उस प्रश्न का जवाब गलत हो जाता है। तो वैसे ही प्रश्नों की सीरीज में हम लोग चल रहे हैं। पॉलिटी का होगा संविधान की विशेषताएं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 21 से। जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ हम लोग उसी बिंदु पे चर्चा करेंगे। जैसे 21 वाले प्रश्न में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है। ऑप्शन में दिया हुआ है कि इसमें अनेक संविधानों का अनुभव समाविष्ट है, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, और चौथा है ये इसमें संघ राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। तो कुछ लोग तो पहले ही ऑप्शन पढ़ेंगे कि इनमें अनेक संविधानों का अनुभव समाविष्ट है। उन्हें ऐसा लगेगा कि भारत का जो संविधान बना है वह बहुत सारे संविधानों को पढ़ने के बाद, बहुत सारे देशों को पढ़ने के बाद उससे जो अच्छे अच्छे चीज़ थे उसे क्या किया गया है, समाहित किया गया। तो कुछ लोग ए मारेंगे, और जैसे ही आयोग के द्वारा जब आंसर की जारी किया जाएगा तो उसका ए जवाब नहीं डी मिलेगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह डी होगा। इसमें संघ एवं राज्य दोनों सरकारों का संविधान एक में है, जिसके कारण आगे हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान किस तरह से एकात्मक प्रतीत होता है। तो वही इसमें दोनों सरकारें, संघ और राज्य दोनों सरकारों की संविधान समाविष्ट है। नेक्स्ट 27 में देखिए, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। अब देखिए, प्राधिकार का मतलब है पूर्ण अधिकार। जो प्राप्त करता है वो किससे करता है, क्या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से करता है। बी में है समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से करता है, भारत की जनता से करता है, राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से करता है। तो देखिए, जो प्राधिकार अभी हम लोग चर्चा किए, प्राधिकार का मतलब होता है कोई काम करने या आदेश देने का जो अधिकार मिलता है भारतीय संविधान को, इसके द्वारा। तो ये भारतीय संविधान भारत की जनता के द्वारा बनाया गया था। वह 200 वर्षों की गुलामी झेलने के बाद तैयार किया गया था, यानी जनता के हर एक पहलू को ध्यान में रखा गया था कि किस तरह से तानाशाही है, नहीं, हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए। अर्थात उसका अर्थ ही निकलता है कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे जो प्राप्त कर रहा है, संविधान वो भारत की जनता से प्राप्त कर रहा है। क्योंकि उसे जो बनाने वाले थे उन्होंने हर पक्षों को, हर पहलुओं को ध्यान में रखा, हर एक वर्गों को उसमें संविधान सभा में लिया गया था जिन्होंने संविधान का निर्माण किया। तो वह हो जाएगा, सबसे उपयुक्त जवाब हो जाएगा, भारत की जनता से वो प्राधिकार प्राप्त करता है। क्योंकि जो भारतीय संविधान बना है वह भारत की जनता के हितों को ही ध्यान में रखते हुए 200 वर्षों की गुलामी के बाद जो बनाया गया था वह इन चीज़ों को ध्यान में रखा गया था। जो अधिकार प्राप्त कर रहा है प्राधिकार वह जनता से ही सबसे उपयुक्त होगा। नेक्स्ट 28 में देखिए, भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित है। किस में है, देखिए यह भी वैध प्रभु सत्ता कहने का मतलब, वैध प्रभुसत्ता से अर्थ निकल रहा है भारत की संप्रभुता जो निहित है वह किस में है। तो अभी हम लोगों ने देख लिया संप्रभुता तो जनता में, यहाँ वैध प्रभुसत्ता क्या जनता, ऑप्शन में जनता है ही नहीं। राष्ट्रपति है, न्यायालय है, मंत्रिमंडल है, तो संविधान है। तो वैध प्रभुसत्ता यानी एक वैध रूप से, एक उसके वैलिड के रूप में उसको जो एक प्रभुसत्ता प्रदान किया वो संविधान के रूप में भारत का संविधान प्राप्त किया, जो एक कानूनी रूप दिया। तो वह ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, संविधान में हो जाएगा। 30 में देखिए, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कौन सही है, संविधान सर्वोच्च है। चलिए 2 में पढ़िए, संघ राज्य सरकार के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। 30 के बाद 3 में आते हैं, भारत के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। चलिए आगे ऑप्शन पढ़ते हैं, संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु है। चलिए आगे पढ़िए, मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंब नहीं किया जा सकता है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसमें प्रश्न जो पूछा गया है, फिर से हम लोग देखेंगे कि भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको पता करना है कि जो कथन है वह कौन सा कथन सही है। तो सभी ऑप्शनों को हम लोगों ने पढ़ लिया। तो देखिए, ऑप्शन 1 में 1 2 3 4 5, 2 में 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो फिर से एक बार थोड़ा सा अगर आप नज़र डालेंगे, संविधान सर्वोच्च है, बिल्कुल सही बात है, संविधान सर्वोच्च है। हमने देखा कि संविधान को जिस प्रकार से प्रस्तावना में अगर बीच बीच में देखेंगे कि कैसे कैसे समय के साथ साथ में उसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया, जो अनवैलिड करार हुआ, संविधान को सर्वोच्च रखा गया। संघ राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन भी किया गया है। स्पष्ट विभाजन, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, किस तरह से हम लोगों ने देखा। हाल ही में कृषि आंदोलन पर एक आंदोलन हुआ जिसके कारण किसानों ने विरोध किया, अंततः भारत सरकार को वह कानून वापस भी लेना पड़ा। तो एक तरह से स्पष्ट विभाजन है ही है। फिर तीसरा देखिए, संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का, बिल्कुल संशोधन के लिए एक विहित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया, जिसमें एक विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन प्राप्त है, उसी के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। ये विशेष, इसमें 2 उपस्थित
जो भी होते 2/3 बहुमत से पारित हो, फिर उसके बाद राज्यों के पास जाता है, वह राज्यों का जो समर्थन लगभग 50% राज्यों का उसमें साधारण बहुमत से विधानसभा से समर्थन चाहिए। तो यह भी वाक्य अपने आप में सही ही है। संघ की संसद और राज्य विधानसभाएं संप्रभु, यह भी सही है कि जो संघ में संसद है और राज्य में विधानसभा एक तरह से वह क्षेत्र के लिए संप्रभु है। 5 में देखिए, मूल अधिकार की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंब नहीं लिया जा सकता है, ये भी सही। तो 1 2 3 4 हो जाएगा। 31 में देखिए, लिखित संविधान का अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। अब कह रहा सबसे पहले जो लिखित संविधान है, क्या कुछ लोग तो ब्रिटेन के बारे में, लेकिन आपको पता होना चाहिए ब्रिटेन लिखित अलिखित दोनों का एक मिश्रण है। अलिखित कहने का मतलब ऐसा नहीं हुआ कानूनी रूपी नहीं, हाँ उसका अलग अलग जगह वर्णन है। लिखित में ये होता है कि सभी जो वर्णन है उसका एक ही जगह आकलन मिल जाता है। तो यह जो सर्वप्रथम जो अवधारणा लिया गया था लिखित का, वह फ्रांस से लिया गया था, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे 35 में, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है, यानी जो एकात्मक को शो करता है, एकात्मक को शो करता है। क्या शक्तियों का विकेंद्रीकरण, क्या शक्तियों का जो विकेंद्रीकरण, यह स्पष्ट रूप से कहाँ विकेंद्रीकरण देखने को मिला, पंचायती राज व्यवस्था में। गांधी जी तथा अन्य जो थे उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि शक्तियों का क्या होना चाहिए, पंचायती स्तर पर पंचायतों के जो नामुंदे, यानी जो उस स्तर पर, यानी कि लोकल लेवल पर जो वहाँ के नागरिक हैं, नामुंदे हैं, वह कहीं केंद्र से ज़्यादा स्थानीय स्थानों और स्थानीय स्थितियों से अवगत होते हैं। इसलिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना चाहिए। पंचायत स्तर पर पंचायत के नामुंदे लोगों को वहाँ क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। तो ये था शक्तियों का क्या एकात्मक तत्व को विकेंद्रीकरण, बिल्कुल नहीं। राज्यों की नियुक्ति, हाँ राज्यों की नियुक्ति में आप लोग देखेंगे कि इसमें एकात्मक को दिखाता है, यानी केवल जो पावर है वह केंद्र के पास है, एक सरकार, केंद्र सरकार के पास। तो यह एकात्मक को क्या करता है, दिखाता है। फिर राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, जो राज्यसभा में असमान, कला के क्षेत्र में आप देखेंगे कि फिर संगीत के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, यानी हर एक क्षेत्रों से जो लिया जाता है वह एक तरह से एकात्मक को दर्शाता है कि वह केंद्र सरकार के पास ही, राज्य सरकार के पास ही पास। न्यायिक पुनरावलोकन, क्या न्यायिक पुनरावलोकन में क्या एकात्मक है, नहीं। कभी भी अगर मौलिक अधिकार का हनन होता, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, तो वो उसका पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन वो तो हो गया कि रीट जारी किया जा सकता है मौलिक अधिकार का। न्यायिक पुनर्विलोकन यानी पुनर्विचार करने का उसे पूर्ण अधिकार है, तो यह एकात्मक को शो नहीं करता। अखिल भारतीय सेवा आपने देखा होगा, अनुच्छेद 312 के साथ अखिल भारतीय सेवाओं का जो है कानून बनाने का, उसे व्यवस्थित करने का सिर्फ एक के पास, केंद्र के पास, वो भी राज्य सरकार के पास, ये राज्यसभा के पास अधिकार है। फिर द्विशासनात्मक व्यवस्थापिका, तो ये द्विशासनात्मक व्यवस्थापिका ये एकात्मक नहीं शो करता, ये तो केंद्र में भी है और राज्य में भी। तो ज़्यादा पर्याप्त लग रहा है, 2 लग रहा है, 3 लग रहा है और 5 लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 इसका पर्याप्त हो जाएगा। 36 में देखिए, भारत में राजनीतिक व्यवस्था की मूलभूत लक्षण क्या है। पहला ऑप्शन है यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। दूसरा है इसमें संसाधात्मक रूप की सरकार है। तीसरा है सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। चौथा, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा बी, 1 2 और 3 हो जाएगा। पहला क्या है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। राजनीतिक व्यवस्था का मूलभूत आधार, बिल्कुल सही बात है। संसाधात्मक रूप से स्वीकार है, यानी जो संसदात्मक रूप से सरकार है, यह भी सही है कि इसमें संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, इस तरह से उसकी सरकार होती है, जिसमें लोकसभा में भारत की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि जाते हैं। तीसरा है सर्वोच्च सत्ता भारत की, यह भी सही बात है कि जो सर्वोच्च सत्ता है, भारत की संप्रभुता है, वो भारत की जनता में निहित है, क्योंकि भारत की जनता के द्वारा ही उनके हितों को, हर एक वर्गों को ध्यान में रखते हुए उस संविधान को तैयार किया गया है, जिसमें हर एक नागरिकों को क्या मिल सके, न्याय मिल सके। तो यह भी सही है। 4 में देख लेते हैं, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान है। क्या सिर्फ एकीकृत शक्ति का प्रावधान है, तो यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि यह एक एकीकृत शक्ति का है। आपने एकीकृत के साथ साथ में देखा संघात्मक भी है, तो यह पर्याप्त, सिर्फ एकीकृत करना उचित नहीं। 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी पर्याप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 40 में देखते हैं, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। क्या मान्यता प्रदान करता है, क्या केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ अल्पसंख्यकों को प्रदान करता। आप आगे पढ़िए, क्या भाषाई, जो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक है, सबसे कम बोलने वाले, उसको प्रदान करता, ऐसा भी नहीं। धर्म एवं भाषाई अल्पसंख्यक, हाँ ऐसा है कि जो धर्म के आधार पर भी अल्पसंख्यक है, भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक है, उनको भी संविधान क्या करता है, मान्यता प्रदान करता है, केवल एक को नहीं करता। अब 4 में पढ़िएगा तो नृत्य जाति, अब आपको लगेगा कि नृत्य जातियों को भी करता है। नृत्य जाति एक ऐसा जनजाति है या ऐसा सांस्कृतिक समूह है जो किसी जनसंख्या के समूह में आसानी से पहचाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी ही पर्याप्त है। धार्मिक और भाषाएं अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। यह था संविधान की विशेषताएं से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन के साथ में अगर आए तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता, उसे प्रश्नों को हम लोगों ने देखा।